Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to the classes of human anatomy. हाइपरटेंशन। अपनी लास्ट क्लास में हमने बीपी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि बीपी होता क्या है, क्यों हो जाता है बीपी अक्सर लोगों को, और बीपी चेक करने के तरीक़ा भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था और शेयर किया था। बहुत डिटेल मैंने बताया था कि बीपी चेक करने का क्या तरीक़ा होता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। ठीक है, आई होप वो वीडियोज़ अगर क्लियर नहीं है तो आप उनको देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत आसानी से वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा कि बीपी को चेक करने का तरीका क्या होता है और बीपी में क्या चीज़ें मेजर करते हुए ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? देखिए, हमने बीपी के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ की, ब्लड प्रेशर के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की थी बीपी। अब बीपी जब हम लोग कोई भी चीज़ मेजर करते हैं ना बॉडी में, तो या तो वो चीज़ नॉर्मल पे आएगी, ठीक है, या फिर उसमें दो कंडीशंस आएंगी, या तो वो बढ़ जाएगी या फिर वो कम हो जाएगी। अगर तो वो चीज़ बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं हाइपर, और अगर वो चीज़ कम हो जाती है तो हम उसको कहते हैं हाइपो। ठीक है, चीज़ इन दोनों के मिडिल में रहेगी तो रहेगी नॉर्मल, यानी कि एक्चुअल है तो नॉर्मल, बढ़ी हुई है तो हाइपर, और लो है तो हाइपो। ये चीज़ तो आप क्लियर रखिएगा अपनी माइंड में जब भी आप किसी भी चीज़ को स्टडी कर रहे हो या जब भी आप किसी भी चीज़ को समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास हाई बीपी जो आता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम डिनोट करते हैं अपने पास HTN से। मोस्टली डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब कर रहे होते हैं या अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेटर लिख रहे होते हैं या अपनी केस हिस्ट्री लिख रहे होते हैं तो वो साइड में HTN लिख देते हैं, यानी कि अगर आप फर्दर किसी और डॉक्टर को भी दिखाएं या उन्हीं डॉक्टर के पास दोबारा आएँ तो वो आपके प्रिस्क्रिप्शन लेटर को देखते ही समझ जाए कि ये पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव पेशेंट है। ठीक है, अच्छा जी, हाइपरटेंशन को हम डिनोटेड किस बात से करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है? तो उनका बीपी जो है उसकी रेंज जो है वो 140/90 mmHg। हमने यह पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास बीपी जो है वो मिलीमीटर पर मर्करी जो है वो हम लोग डिनोट कर रहे होते हैं, Hg मर्करी का सिंबल है। तो हमने ये बात कही थी कि 120/80 जो है वो हमारा नॉर्मल वैल्यू थी। ठीक है, अब नॉर्मल वैल्यू से इतनी बढ़ जाना है, यानी कि 140/90 आ जाना। ठीक है, इससे अगर बीपी बढ़ जाए तो वो हमारे पास आता है हाइपरटेंशन में, यानी कि उस बंदे का या उस इंसान का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है। इससे लो में फिर हम नॉर्मल को कंसिडर करते हैं, या इस वैल्यू तक हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कि चलो इस इंसान का बीपी या तो अभी फ़ौरन चल के आया है या अभी बात करके बैठा है या कोई भी टेंशन में है या हल्के से स्ट्रेस में है, तो उसका 140/90 हो गया। लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है तो हमारे पास मल्टीपल रीजन्स आते हैं। अब यही बात मैं अगर आप लोगों को बोलूँ कि हम लोग नॉर्मल, अगर हमारे पास कोई हाइपरटेंसिव में आता भी है पेशेंट, ठीक है, जैसे कि अगर एक पेशेंट आता है कि हमारे पास उसका बीपी हमने चेक किया 150 आ रहा है या 160 आ रहा है, नीचे का 100 आ रहा है या 120 आ रहा है, तो हम उसको पहली ही बारी में हाइपरटेंसिव पेशेंट नहीं डिक्लेयर करते। हम उसकी रीडिंग्स अगेन एंड अगेन लेते हैं, पहली दफ़ा में कभी भी उसको कंफर्म नहीं करते दैट दिस इज़ अ हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की बीपी की रीडिंग बार बार ली जाती है, यानी कि आप या तो उसको बोल देंगे कि कल आप दोबारा आके चेक कराइए या एक हफ़्ते बाद दोबारा आके चेक कराइए, या फिर जो है आप उसको बोल देते हैं कि भाई आप जो है वो घर पे अपना बीपी नोट डाउन करते रहिए और फिर हमें बाद में बताइए। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं ताकि हमें क्लियर पता चले कि आया वो पेशेंट हाइपरटेंसिव है भी, या सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे पास जिस वक्त आया था वो उस वक्त ऐसी किसी कंडीशन में था या टेंशन में था, तो उस वक्त ही उसका पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ था। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब हमारे पास क्योंकि हाइपरटेंसिव है, ब्लड में ब्लड जो है वो हार्ट की वॉल्स पे अपना प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है, तो हमारे पास उससे रिलेटेड कोई ना कोई डिजीज़ेज़ आएंगी। क्या डिजीज़ेस आती हैं हमारे पास? जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, जिनको हाइपरटेंशन होती है, उन पेशेंट्स को हम लोग कहते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। अच्छा जी, डिजीज़ेस हमारे पास क्या रिलेट करती हैं? ऑब्वियसली पहली तो हमारे पास हार्ट डिजीज़ आएगी,
ठीक है। हार्ट डिजीज़ इज़ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट डिजीज़, क्योंकि जो है वो पेशेंट आ ही आपके पास ब्लड प्रेशर की वजह से रहा है कि उसका ब्लड की जो प्रेशर है वो ज़्यादा एग्जर्ट कर रहा है ऑन द वॉल्स ऑफ हार्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है, एक तो हार्ट फेलियर आता है। ठीक है, ये मल्टीपल डिजीज़ आती हैं हमारे पास जब हम पेशेंट आएगा आपके पास इस कंडीशन से। अगर ये कंडीशन उसकी कंटिन्यू रहती है या क्योर नहीं हो पाती है, या इस कंडीशन में एग्रेशन आ जाती है यानी कि बढ़ जाती है, तो हमारे पास ये डिजीज़ की तरफ जो है वो पेशेंट जाता चला जाता है। ठीक है, अच्छा, हार्ट फेलियर आ गया, या फिर हमारे पास कोरोनरी हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं जिसको हम CHD भी कहते हैं। ठीक है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। उसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन आ जाता है, जिसमें जो है वो हार्ट जो है वो टेम्परेरी तौर पे, या फिर हम ये कहते हैं कि हार्ट जो है वो स्ट्रोक्स देना शुरू करता है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास जो है वो और भी मल्टीपल डिजीज़ आ जाती हैं जिसमें हम अगर कंटिन्यू जिसे हम कहें कि अगर इनिशियल स्टार्ट है तो हार्ट अटैक की तरफ से आ जाता है, अंजाइना का अटैक आ जाता है। ठीक है, यानी कि स्मॉल डिजीज़ क्योर ना होते होते जो है वो मिलजुल के ये बड़ी डिजीज़ को कंबाइन कर लेता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका जो असर आता है वो आता है ब्रेन पे। ठीक है, ब्रेन के ऊपर क्यों असर आ रहा है, जाहिर सी बात है अगर हार्ट के ऊपर असर है तो हार्ट अपना प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पा रहा है। जब प्रॉपर सप्लाई नहीं कर रहा तो ब्रेन इज़ द ओनली ऑर्गन विच ऑलवेज नीड्स ब्लड सप्लाई। ठीक है, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो ब्रेन जो है वो अपनी मूवमेंट स्लो डाउन करेगा, और ब्रेन की हल्की सी मूवमेंट स्लो डाउन होने का मतलब ये है कि आपके बॉडी में सबसे पहले पैरालिसिस अटैक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो पैरालिसिस अटैक्स आर द फर्स्ट सिंबल विच कॉज बाय द हाइपरटेंशन। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा किडनी पे असर आता है। किडनी पे क्या असर आता है कि किडनी फेलियर की तरफ चली जाती है। ठीक है, या तो किडनी में स्टोन्स हो जाएंगे। ठीक है, इस छोटे छोटे से माइन्यूट से सिस्ट होना शुरू हो जाएंगे या स्टोन्स होना शुरू हो जाएंगे जिसको हम कहते हैं, या फिर किडनी का फेलियर की तरफ चली जाएगी। ये कुछ डिजीज़ हैं जो मेजर डिजीज़ हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, ये मेजर डिजीज़ हैं। अब हमारे पास इनके सिम्टम्स क्या आते हैं। ठीक है, अब जैसे बताए कोई भी पेशेंट आता है तो उसके पास डायरेक्ट ये कोई डिज़ीज़ नहीं आई होगी, उसके पास सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स से हमें वो चीज़ों का अंदाज़ा लगाना शुरू करना चाहिए। ठीक है, सिम्टम्स हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, सिम्टम्स में आता है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में दुश्वारी, सांस नहीं ली जाती या खिंच के सांस लेना। ठीक है, उसके अलावा चेस्ट पेन मेजरली कार्डियक अरेस्ट की वजह से भी हो सकता है। चेस्ट पेन मेजरली जो है वो आपके प्रॉपर ब्लड सप्लाई रिच ब्लड सप्लाई हार्ट की तरफ ना जाने की तरफ से भी हो सकता है, कि हार्ट की तरफ उस तरह से उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं जो हार्ट को सराउंड कर रही होती हैं उसके ऊपर नहीं जा रहा है, इस वजह से भी चेस्ट पेन हो सकता है। विजन प्रॉब्लम आती है पेशेंट में। ठीक है, उसके अलावा फटीग आता है, थका हुआ इंसान रहता है, चिढ़ रहा होता है, मिजाज में चेंजेस आते हैं, नोज़ ब्लीड आ जाती है। नोज़ ब्लीड में क्या इश्यूज़ आते हैं, यानी कि नक्सीर फूट जाना, जो अक्सर आम लफ्ज़ों में सुना जाता है कि नक्सीर फूट गई है इस इंसान की, या फिर जो है वो नाक से खून बहना जो है, ये इन कंडीशंस में शामिल है। इसके अलावा हेडेक बहुत कॉमन होता है वो उन पेशेंट्स में जो हाइपरटेंसिव होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कानों में जो है वो एक सन्नाटे की आवाज़, या जिसे हम कहते हैं सुन की आवाज़ जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, बजिंग वॉइस इन एयर। ठीक है, ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स आते हैं जो कि कॉज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। अच्छा, अब ये तो आ गए हमारे पास सिम्टम। अब हमने इनको क्योर किस तरह करना है या हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो पहली चीज़ तो ये कि हाइपरटेंशन होता ही उस कंडीशन में है कि जब इंसान स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा होता है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, या फिर उसके माइंड में जो है वो मल्टीपल चीज़ें एट अ टाइम वर्क कर रही हैं। ठीक है, जैसे कि इंसान बिज़ी शेड्यूल की वजह से भी अक्सर लोगों को हाइपरटेंसिव देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज़ होती है लाइफस्टाइल चेंज।
कि एक इंसान को सबसे पहले तो अपना लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। अगर एक इंसान हाइपरटेंसिव पेशेंट है और वो हाइपरटेंसिव ही कंटिन्यू हो रहा है और मज़ीद होता चला जा रहा है, तो उसको सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए। ज़्यादा बिजी है तो नॉर्मल पे आए, अगर नॉर्मल है तो थोड़ा सा और लेस कर दे वर्किंग को, या अगर अपना वर्किंग करना ज़रूरी है तो अपने वर्किंग पैटर्न को चेंज करें, ठीक है। उसके अलावा नो टू एनी ड्रग, कोई भी किस्म का ड्रग नहीं लेना है। नो टू एनी ड्रग का मतलब है कोई भी किस्म का ड्रग। हमारे पास ड्रग्स भी बहुत सिंपली मैं अगर लफ्ज़ों में कहूँ तो ड्रग्स वो ड्रग्स नहीं आते हैं कि जो एक्चुअली हम ड्रग्स जिनको हम कह रहे होते हैं। बेसिकली हम लोग जो नॉर्मल रूटीन में भी इंटेक कर रहे होते हैं बहुत सारे ड्रग्स का, जैसे कि कैफ़ीन हो गया है, अल्कोहल बहुत लोग आम खानों वगैरह में भी यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर हम जो है वो प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे अल्कोहल का यूजेज हो रहा होता है, या फिर बहुत सारी मेडिकेशंस में अल्कोहल का यूजेज हो रहा होता है, या बहुत सारी मेडिसिन्स लोग ऐसे ले रहे होते हैं कि नींद की दवा मुसलसल ले रहे हैं, या कोई ऐसी मेडिसिन रोज़ाना ले रहे हैं जो स्ट्रेस रिलीज़र है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी ड्रग्स के अहाते में आती हैं, कि वो सारी चीज़ें भी ड्रग्स का ही काम कर रही होती हैं बेसिकली, ठीक है। तो उनको जो है वो रिड्यूस करना चाहिए। उसके अलावा देखा जाता है कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होते हैं उनका जो है वो वेट ज़्यादा हो जाता है, तो वेट रिड्यूस करना इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर वेट ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस कीजिए, ठीक है, जिसके लिए एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। एक्सरसाइज और योगा इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज़ ये स्ट्रेस रिलीज़र होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेस कम होगा उतना ज़्यादा जो है वो बंदा रिलैक्स रहेगा, उतना ज़्यादा बंदा पेशेंसली और पीसफुली जो है वो वर्क कर पाएगा। उसके अलावा जो है हमारे पास हेल्दी डाइट ली जाए, ईट हेल्दी। ईट हेल्दी इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग। वाई? बिकॉज बॉडी में जो है अगर आपके पास जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आम घरों में हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब इंसान का बीपी बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन सिर्फ हो जाता है पेशेंट, तो उसको सबसे पहले सोडियम के इंटेक को कम करने को कहा जाता है। सोडियम इज़ एन मिनरल जो बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो सोडियम का इंटेक कम किया जाए। सोडियम का इंटेक अगर हाई है तो नॉर्मल कर दिया जाए, नॉर्मल है तो लो कर दिया जाए, और लो है तो बंद कर दिया जाए, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली हाइपरटेंसिव पेशेंट में जा रहे हैं, या अगर आपका कंटिन्यूसली बीपी बढ़ा हुआ है तो, ठीक है, ईट हेल्दी और सोडियम इंटेक को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल लेस कर देना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ डिजीज़ आते हैं और कुछ ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन को लेके, जो हमारे पास हाइपरटेंशन का कंप्लीट टॉपिक होता है। Thank you for watching.